तो अतीक की जमीन पर गरीबों का आशियाना। जी हां, एक तरफ विजय मिश्रा की जमीन प्रॉपर्टी कुर्की की गई, दूसरी तरफ अतीक की जमीन पर बनकर तैयार हुआ है गरीबों के लिए आशियाना। माफिया मुख्तार के अपराध का एक और बड़ा खुलासा दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले हम आपको दिखाते हैं किस तरह से प्रयागराज में अतीक की जमीन पर बनकर तैयार हुए गरीबों के आशियाने की इस महीने लॉटरी निकाली जाएगी। प्रयागराज के पौष इलाके में इसी महीने लोगों को घर आवंटित भी कर दिया जाएगा, ऐसी खबर आ रही है। सरकारी जमीन को कब्जा मुक्त कराने के बाद सीएम योगी ने 2 साल पहले ही गरीबों को घर देने का ऐलान किया था इसी जमीन पर। आज ये सपनों का घर बनकर तैयार है और इसी महीने लकी ड्रॉ के जरिए ये फ्लैट आवंटित किए जा सकते हैं। प्रयागराज के पौष इलाके में भगवा रंग में रंगी ये वही बिल्डिंग है जो माफिया अतीक से मुक्त कराई गई जमीन पर बनी है। माना जा रहा है कि देश का पहला हाउसिंग प्रोजेक्ट है जो अवैध कब्जे से जमीन मुक्त कराकर बनाया गया है। 2 साल पहले सीएम योगी ने माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर भूमि पूजन किया था। सीएम योगी ने तभी ऐलान कर दिया था कि माफिया से मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों को घर मिलेगा। आज वो सपना पूरा हो रहा है। किसी माफिया के कब्जे से जमीन मुक्त कराकर गरीबों के लिए आशियाना बनाए जाने का देश का पहला प्रोजेक्ट लगभग बनकर तैयार है। माफिया अतीक अहमद के कब्जे से लूकरगंज में 1731 वर्ग मीटर जमीन मुक्त कराई गई थी और सीएम योगी आदित्यनाथ की घोषणा के मुताबिक इस पर गरीबों के लिए आशियाने बनाए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत अफोर्डेबल हाउसिंग स्कीम के तहत माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर कुल 76 फ्लैट बनाए गए हैं। 4 मंजिला बिल्डिंग के 2 टावर बनकर लगभग तैयार हो गए हैं। एक फ्लैट लगभग 41 वर्ग मीटर में बनकर तैयार हुआ है, जिसमें 2 कमरे, किचन और टॉयलेट बने हैं। क्योंकि भूमाफिया की जमीन पे खाली कराया गया था, ये सरकारी जमीन थी, नजूल की जमीन थी और इसको भूमाफिया से खाली करा के और इस पे जो है जो आम लोग हैं, जो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग हैं, उनको जो है पहली बार जो है इसमें मुहैया कराया जाएगा और शहर के बीच में है। सबसे अच्छी बात है कि जो है इसकी लोकेशन बड़ी अच्छी है, प्राइम लोकेशन पे है, इसलिए इसकी डिमांड बहुत ज्यादा है। आप समझ सकते हैं कि 76 फ्लैट के अगेंस्ट जो है 6060 लोगों ने आवेदन किया है। देश का ये पहला ऐसा प्रोजेक्ट है जो किसी माफिया के कब्जे से सरकारी जमीन को मुक्त कराकर गरीबों के लिए आशियाना बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट का शिलान्यास 26 दिसंबर 2021 को खुद सीएम योगी आदित्यनाथ ने अपने हाथों से किया था। इन फ्लैटों को पाने के लिए लोगों में क्रेज का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 76 फ्लैटों के लिए 6060 लोगों ने आवेदन किया था। अभी ये टोटल जो है 76 फ्लैट बनाए गए थे और इसमें जो है आवेदन किए गए थे लॉटरी के लिए, जिसमें 6060 लोगों ने आवेदन किया, जिसका वेरिफिकेशन भी हो गया है और इसी माह हम लोग जो है इसकी लॉटरी कराएंगे। और इसमें जो है पत्रावली भी डीएम साहब को भेज दी गई है, जैसे अनुमोदन होकर आएगा तो लॉटरी हम लोग करा देंगे। ये फ्लैट लगभग बन के तैयार हैं और फिनिशिंग वर्क अंतिम चरण में है और जैसे ही लॉटरी होगी हम लोग जो है इसको कब्जा दे देंगे। इस बिल्डिंग में 76 परिवारों के रहने के लिए पूरा इंतजाम रहेगा। ये बिल्डिंग पूरी तरह से ग्रीन बिल्डिंग होगी, जिसमें लोगों के लिए कॉमन हॉल और पार्किंग की भी सुविधा उपलब्ध होगी। विकास प्राधिकरण के मुताबिक 15 जून तक फ्लैटों का आवंटन कर दिया जाएगा। खबर है कि सीएम योगी लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे। माना यह जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ ने 2 मई को जिस तरह से घोषणा की थी लूकरगंज के मैदान पर कि वो खुद आएंगे और लाभार्थियों को चाबी सौंपेंगे, तो सीएम योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पर आ सकते हैं और माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई इस जमीन पर बने फ्लैटों की चाबी आवंटियों को सौंप सकते हैं। कैमरा पर्सन संजीव मिश्रा के साथ सर्विस दुबे, न्यूज़ 18 प्रयागराज। इधर माफिया मुख्तार के अपराध का एक और बड़ा खुलासा हुआ। खबर है कि मुख्तार गैंग में हथियारों के लाइसेंस नागालैंड से मंगाए जाते थे। तकरीबन 28 गन लाइसेंस ऐसे हैं जो लखनऊ के आवासीय पते पर ट्रांसफर करवाए गए। फिलहाल एसटीएफ इसकी कागजात की जांच कर रही है। माफिया मुख्तार अंसारी के कारनामों का एक और बड़ा खुलासा है।
यूपी एसटीएफ के कब्जे में आए एसपी विधायक अभय सिंह के करीबी रिश्तेदार संदीप सिंह की गिरफ्तारी के बाद कई बड़े राजफाश होने लगे हैं। खबर है कि संदीप सिंह ने नागालैंड से गन के लाइसेंस बनवाए, फर्जी नाम और पते से शस्त्र लाइसेंस बनवाए, जिसे लखनऊ में मुख्तार अंसारी के सरकारी निवास पर ट्रांसफर कराया गया। 2002 से 2004 के बीच मुख्तार ने नागालैंड से 28 लाइसेंस ट्रांसफर करवाए। गिरफ्तारी के बाद सपा विधायक के करीबी रिश्तेदार संदीप सिंह जांच के घेरे में हैं। पड़ताल में एसटीएफ को पता चला है कि साल 2002 से 2004 के बीच में मुख्तार और उसके गैंग से जुड़े हुए 28 लोगों के शस्त्र लाइसेंस नागालैंड से बनवाकर यूपी ट्रांसफर कराए गए थे, लेकिन अब जब उन शस्त्र लाइसेंस के कागज ढूंढे जा रहे हैं तो वो मिल नहीं रहे हैं। दरअसल 27 मई को यूपी एसटीएफ ने एसपी विधायक अभय सिंह के साले संदीप सिंह को लखनऊ के विभूति खंड से गिरफ्तार कर लिया था। संदीप सिंह पर आरोप है कि नागालैंड के मून जिले से लाइसेंस बनवाया गया था। चर्चा है कि अब तक हुई जांच में पता चला है कि संदीप सिंह के ही गांव के 4 लोग इस फर्जीवाड़े में शामिल थे और नागालैंड से लाइसेंस बनवाकर यूपी ट्रांसफर के इस खेल को अंजाम देते थे। जांच के घेरे में नागालैंड के चीफ सेक्रेटरी का वो लेटर भी है जिसके जरिए लाइसेंस ट्रांसफर कराए गए थे, और ये भी पता चला है कि अब्बास अंसारी ने न केवल राइफल शूटिंग के नाम पर लाइसेंस बनवाया, फर्जीवाड़ा किया, बल्कि उसको दिल्ली के पते पर ट्रांसफर भी कराया। 7099 नंबर का लाइसेंस नोक्योको के नाम से बनवाया गया था, जिसे 7 जून 2004 को 107वीं दारुल सफा के पते पर ट्रांसफर किया गया। इसके साथ ही फैजाबाद से राजेपुर गांव के पते पर बने लाइसेंस को भी मुख्तार के पते पर ट्रांसफर करवाया गया। यही नहीं, जांच में पता चला है कि मुख्तार अंसारी का बेटा अब्बास भी शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर विदेशों से हथियार मंगाता था और फर्जी तरीके से इन लाइसेंस का इस्तेमाल करता था। जांच में पता चला है कि अब्बास शूटिंग प्रतियोगिता के नाम पर विदेशों से हथियारों की खेप मंगाता था, जो शूटिंग फेडरेशन के नियमों के भी खिलाफ है, और ये भी पता चला है कि उनका इस्तेमाल शूटिंग प्रतियोगिता में किया ही नहीं गया। नागालैंड के फर्जी नाम पते पर बनवाए गए लाइसेंस की जांच अभय सिंह के साथ साथ मुन्ना बजरंगी और मुख्तार अंसारी से जुड़े लोगों के लाइसेंस की भी हो रही है। जांच की सुई इस बात पे भी घूम रही है कि जो हथियार मंगाए गए थे ये कहीं मुख्तार ने अपने गैंग को बढ़ाने के लिए या अपने अवैध साम्राज्य को स्थापित करने के लिए तो नहीं किए थे, या फिर लाखों रुपए में किसी दूसरे गैंग को तो ये हथियार नहीं बेचे गए थे, इसकी भी जांच की जा रही है। दरअसल एसटीएफ को नागालैंड के कुछ अन्य जिले से फर्जी नाम पते पर लाइसेंस बनवाने की जानकारी मिली है, जिसकी जांच जारी है। न्यूज़ 18 के लिए वाराणसी से उपेंद्र द्विवेदी की रिपोर्ट। देहरादून से एक वीडियो सामने आया जिसमें एक सिरफिरा युवक कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पकड़ने के लिए दौड़ा, जिसे वहां मौजूद लोगों ने पकड़ लिया और उसकी पिटाई कर दी। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि इस युवक ने कई दुकानों में घुसकर सामान उठाया और कई लोगों के साथ मारपीट की। वहीं पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है, उससे पूछताछ की जा रही है। गढ़ी कैंट के डाकरा बाजार का ये मामला है। इन दिनों किसी न किसी वजह से गणेश जोशी काफी सुर्खियों में है और आज कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी को पकड़ने के लिए एक अनजान युवक दौड़ा। हालांकि लोगों ने उसे पकड़ लिया, उसकी पिटाई भी की। फिर खबर आई कि ये शख्स जो गणेश जोशी को पकड़ने के लिए दौड़ा था, इसने कई लोगों के साथ मारपिटाई की थी, कई दुकानों में घुसकर सामान उठा लिए थे और फिर लोगों के रोकने पर उनके साथ मारपीट भी की थी। ये लड़का जिसे कई लोगों ने पकड़ा है उसे पीट रहे हैं। पुलिस ने युवक को हिरासत में ले लिया है, पता लगा रही है कि यह शख्स आखिर है कौन। विशाल हमारे सहयोगी देहरादून से इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विशाल, ये शख्स कौन है, कुछ पता चल पाया? बिल्कुल, देखिए अभी पुलिस ने इस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया है, इससे पूछताछ की जा रही है आखिर ये कौन है, क्यों इसने इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और जिस तरह से इसके हाथ में खुकरी भी देखी जा रही थी, एक चाकू की धार
का एक धारदार हथियार भी इसके हाथ में था। उससे पहले ये लोगों को डराने की भी कोशिश कर रहा था उससे, और कई दुकानों में जाकर के इसने बदतमीजी भी करने की कोशिश की, वहां से सामान भी चुराने की कोशिश की। हालांकि जब ये मंत्री के पास पहुंचा तो मंत्री के सहयोगियों ने और पुलिसकर्मियों ने इसको पकड़ा और वहां पर इसकी धुनाई करनी शुरू कर दी। हालांकि पूछताछ इससे जारी है, पुलिस के कई अधिकारी इससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर ये कौन है, क्यों ऐसे आया और इसकी मंशा क्या थी। हालांकि देखिए, जो सूत्र बता रहे हैं उनका ये भी मानना है कि ये दिमागी रूप से थोड़ा ठीक नहीं है ये व्यक्ति, और ये अलग हरकतें जो कर रहा है। जो मंत्री के पास ये पहुंचा था तभी इसको पहले से पहले पकड़ लिया गया और पहले ही इसको रोका गया क्योंकि इसके हाथ में खुंकरी थी। हो सकता था कि मंत्री पर ये धारदार हथियार से हमला न कर दे। विशाल, ऐसी भी खबर आ रही कि कई दुकानों में घुसा था, सामान उठाए थे, कईयों के साथ मारपीट की थी। इस बारे में भी बताया कितनी देर से वहां पर वो इस तरह की हरकतें कर रहा था और मौजूद था? आधे घंटे से ज्यादा लगभग ये वहां पर मौजूद था, और वहां पर क्योंकि कई दुकानें ऐसी थी जिसमें ये कभी कुछ सामान चुरा ले रहा था उनका, या कभी उनके साथ छेड़छाड़ कर रहा था, और वहां पर जो लोग थे, जो स्थानीय व्यक्ति थे, उनके साथ भी बदतमीजी काफी देर से लोग कर रहा था। और ऐसे में जब ये क्योंकि इसने देखा कि मंत्री की गाड़ी आ रही है तो उस दौरान मंत्री की गाड़ी के सामने ये भागा, और ऐसे में जब इसको टक्कर लगने से भी बची और फिर वापस से जब मंत्री उतर करके पहुंचे, उन्होंने भी मामला देखने की कोशिश की कि आखिर ये कौन है, क्यों ऐसे गाड़ी के आगे आया, तो वो तुरंत फिर मंत्री की तरफ भागा वो खुकरी लेकर। तब इसको लोगों ने पकड़ा, वहां के स्थानीय लोगों ने। ठीक है विशाल, पुलिस इसे कहाँ लेकर गई है? इससे पूछताछ भी होगी क्या? इसके परिवार के बारे में कुछ जानकारी अभी तक मिल पाई? देखिए, अभी तो इससे पूछताछ जारी है। अभी हालांकि ये पता नहीं चल पाया है। अभी कैंट कोतवाली में ही ये मौजूद है और वहीं पर इससे पूछताछ की जा रही है। पुलिस के जो इंस्पेक्टर हैं वो इससे बातचीत कर रहे हैं, और इसके साथ ही तमाम वहां पर अधिकारी भी मौजूद हैं। और गणेश जोशी ने भी इसका अपडेट लेने की कोशिश की थी कि आखिर ये व्यक्ति कौन है। तो अभी भी ये संशय बना हुआ है कि आखिर ये व्यक्ति कौन है, कहाँ से आया है और क्यों इसने इस तरह की हरकत की है। अभी मामला आने के बाद ही जल्दी इसकी जानकारी दी जाएगी। विशाल, क्या वहां मौजूद लोग, चश्मदीद या फिर आसपास के दुकानदार, क्या उन्होंने इसके बारे में कुछ और बताया है? क्या पहले भी इस लड़के को यहां पर देखा गया है या आज पहली बार ही दिखा इस इलाके में? वो पहले इसको कभी नहीं देखा गया, लेकिन जिस तरह से आसपास के लोगों का कहना है कि ये जिस तरह से हरकतें कर रहा था, इसको दिमागी तौर पर ये थोड़ा करार दे रहे हैं कि ये दिमागी रूप से थोड़ा कमजोर इसको कहा जा रहा है कि कोई जिस तरह से ये कभी दुकानों में घुस रहा था, कभी लोगों को डराने की कोशिश कर रहा था, खुकरी दिखा रहा था, और ऐसे में इसके पास खुकरी कहाँ से आई और ये जिस तरह से एकदम मंत्री को टारगेट करने के लिए पहुंच गया। तो ये कई सवाल ऐसे हैं जिन पर चर्चा चल रही है, जिन पर बातचीत कर रही है, पूछताछ उससे की जा रही है। इसके पूरी बाकायदा इसकी हिस्ट्री निकाली जा रही है कि आखिर ऐसा क्यों करने की कोशिश कर रहा था। तो अभी देखिए, मामला पूरा गंभीर है। अभी पुलिस जांच। ठीक है विशाल, बने रहे हमारे साथ। इस वक्त करण महाराज जी जुड़ चुके हैं न्यूज 18 के साथ। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण महाराज जी, न्यूज 18 पर स्वागत है आपका। और आज एक और इंसिडेंट हो गया, देखिए किस तरह से एक सिरफिरा युवक हाथ में हथियार लेकर, खुखरी लेकर कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी की तरफ दौड़ा। उसे पकड़ लिया गया है हालांकि, लेकिन ये अपने आप में बहुत अजीबोगरीब घटना है। करण जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरी जो जानकारी है, जो विजुअल्स देखे, मेरे हिसाब से ये दो लोगों के बीच का झगड़ा था, जहां से आदरणीय गणेश जोशी जी गुजर रहे थे, जो मेरी जानकारी में है। और वहां पर झगड़े को रोकने के बदले गणेश जोशी जी गाड़ी से उतर के उस झगड़े को देख रहे थे। अब इस बात को मोल्ड किया जा रहा है, जो मेरी नॉलेज में है। और मेरे को ये लगता था कि गणेश जोशी जी उस झगड़े को रोकने की कोशिश करेंगे, अपने गार्ड से कहेंगे कि झगड़ा रोका जाए। और इसमें जो मेरी जानकारी में है, जो लड़का पिटा है उसको तो पुलिस पकड़ के ले गई, लेकिन उस लड़के पर जिन लोगों ने हमला किया था वो अभी तक उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है, जो मेरी जानकारी है। तो ये अफसोसजनक है, कभी कोई मंत्री किसी को पीट रहा है, कोई मंत्री लोगों को पीटते हुए देख रहा है, और ये बीजेपी का चरित्र बन के रह गया है कि कहीं भी कोई घटना घटे ये मजे लेंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस लड़के को पीटा है उनके खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए? क्योंकि ये दो गुटों के बीच का झगड़ा था, और एक सीनियर नागरिक होने के नाते, एक मंत्री होने के नाते उनको झगड़े को रोकना चाहिए था, पुलिस को इन्फॉर्म करके बुला के वहां पर बीच बचाव करवाना चाहिए था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं देखने को मिला है। और जो पीटने वाला लड़का है जी, वो उसको पुलिस पकड़ ली है, लेकिन पीटने वाला लड़का बिल्कुल अंसल ग्रीन जैसा मामला है। जिस परिवार को पार्षदों ने बीजेपी से पीटा, जिसके घर की दीवार गिरा दी, जिसके 8 साल के बच्चे के ऊपर अटैक किया गया, उन पर कार्रवाई नहीं करके उसी परिवार के ऊपर, भारद्वाज परिवार के ऊपर जो है
307 का मुकदमा दर्ज कर दिया गया। जी करण जी, तो आपकी आवाज बीच में ब्रेक हो गई थी, एक बार फिर से बताइएगा भारद्वाज परिवार के बारे में और क्या है ये पूरा मामला जो आप बता रहे हैं अभी। एक यहाँ सोसाइटी है जिसमें एक भारद्वाज परिवार रहता है और ये सोसाइटी जो है नगर पालिका की जमीन के बाहर है। नगर पालिका की जमीन वो नहीं है जी, अंचल जमीन की जमीन है। उसमें 4 पार्षदों ने अटैक किया। उनके संग ऐसे अपराधी भी थे जिन पर हत्या के पहले आरोप लग चुके हैं और उस दंपति की जो बाउंड्री थी उसको जेसीबी से गिराया गया, जिसके विजुअल्स हैं। उसके 8 साल के बच्चे की पिटाई करी गई, उसके ऊपर अटैक किया गया। मिट्टी का तेल या पेट्रोल कुछ भी था वो भी लाया गया था, लेकिन उसी समय उसका कुत्ता छुटारू बच गए और पुलिस की मौजूदगी में ये सब कुछ हुआ। 40-50 लोगों ने अटैक किया और दंपति को न्याय देने के बदले पुलिस ने। तो करण जी, आप ये कह रहे हैं कि ये जो शख्स है यही वो परिवार है जिसके साथ गलत हुआ और यहाँ पर ये है, या वो अलग मसला है? मैं दूसरा मसला है। मैं कह रहा हूँ यहाँ के कानून व्यवस्था ऐसी है, ठीक है, पिटने वाले पे 307 और पीटने वाले को छूट। जी करण जी, तो ये गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। धन्यवाद न्यूज 18 से इस वक्त बात करने के लिए। तो बहुत गंभीर आरोप करण मेहरा की ओर से लगाए जा रहे हैं कि जो पीड़ित है उनके साथ ही और ज्यादा सख्ती बरती जा रही है। और आज जो ये मसले हैं, इस मसले के बारे में उन्होंने कहा कि 2 लोगों की लड़ाई थी, गणेश जोशी वहां मौजूद थे और ये ऐसा रूप दिया जा रहा है जैसे कि गणेश जोशी को पर अटैक करने के लिए बढ़ रहा हो। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रही है, इस युवक को अपने हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। ब्रिजभूषण के खिलाफ गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। अब 1983 विश्व कप विजेता टीम के क्रिकेटर्स ने महिला पहलवानों का समर्थन किया है। इनमें कपिल देव, सुनील गावस्कर, बीसीसीआई अध्यक्ष रोजर बिन्नी, दिलीप वेंगसरकर और मदन लाल समेत कई दिग्गज क्रिकेटर्स शामिल हैं। पूर्व क्रिकेटर्स का कहना है कि महिला पहलवानों ने विश्व में देश का मान बढ़ाया है। पहलवानों के साथ हुए बर्ताव को लेकर भी पूर्व क्रिकेटर्स ने दुख जताया है। आज ही कई न्यूज़पेपर्स में वो तमाम मामले सामने आए, वो शिकायतें सामने आई हैं जो शिकायतें लगाई गई हैं ब्रिजभूषण पर महिला पहलवानों की ओर से। और इसी मामले में अब देखिए कि एक तरफ तो ब्रिजभूषण को भी सार्वजनिक जगहों पर कुछ कहने से बचने को कहा गया, सूत्रों के हवाले से ये खबर, तो दूसरी तरफ पूर्व क्रिकेटर्स जो 1983 विश्व कप विजेता टीम के हिस्सा, उन्होंने समर्थन दिया है महिला पहलवानों का। यहां रुकेंगे, एक ब्रेक के लिए खबरें जारी हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।